हम लोगों ने कल पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, और कैसे विकास का कॉन्सेप्ट विगत वर्षों में इमर्ज हुआ है, और कैसे शुरुआती दौर में जब भारत में स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के बाद एक डेवलपमेंट का एक मॉडल हमने अडॉप्ट किया देश के विकास के लिए। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का मॉडल अडॉप्ट किया गया, ये बेसिकली विदेशी निर्भरता पर संबंधित मॉडल था। और इस विदेशी निर्भरता के मॉडल को कैसे समय के साथ चेंज किया गया है, कैसे यात्रा बदली है, हम लोगों ने चर्चा की, इसकी आलोचना की गई, क्योंकि इसने लोगों को विकास से दूर कर दिया, लोगों को सरकार से दूर कर दिया, और विकास का लाभ लोगों तक नहीं मिल पाया। इसलिए इस मॉडल की आलोचना हुई। फिर आगे जनसहभागी मॉडल आया, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर बहुत प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। अमर्त्य सेन वगैरह ने आलोचना की कि भाई डेवलपमेंट में केवल और केवल विदेशी निर्भरता के माध्यम से डेवलपमेंट को फोकस किया गया है, खुद के विकास की तो कोई बात ही नहीं की गई है, मानव विकास की कोई बात नहीं की गई। तो मानव विकास की अवधारणा आई, और मानव विकास के बाद फिर उत्तर विकास 1990 के दशक में ये माना गया कि अब सरकारों पर केंद्रित होकर विकास का जो प्रयास किया जा रहा है, विकास का यह नजरिया, विकास का यह दृष्टिकोण उपयोगी नहीं है, क्योंकि सरकारें विकास की बेहतर साधन बनकर प्रकट नहीं हुई हैं। सरकारों ने डेवलपमेंट के लिए कदम तो उठाए हैं, लेकिन उसका लाभ लोगों को प्रभावी तरीके से पहुंचाया नहीं जा सकता। इसलिए विकास के लिए खुद लोगों को आगे आना होगा। इसलिए पोस्ट डेवलपमेंट उत्तर विकास की अवधारणा ने जन्म लिया, जिसको हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे, इसको चर्चा करेंगे। या इसको कहते हैं विकास की विरोधी अवधारणा। विकास की विरोधी अवधारणा, यानी हम कहेंगे इसको एंटी डेवलपमेंट थीसिस। एंटी डेवलपमेंट थीसिस, विकास की विरोधी अवधारणा का मतलब क्या हुआ कि विकास की अब तक जो परंपरागत अवधारणा थी, वो परंपरागत अवधारणा कहती थी कि विकास का जो दायित्व है वो सरकार करेगी, सरकार विकास हेतु उत्तरदायी होगी। शुरू में हमने कहा था इसी को हम लोग डूअर कहते हैं, कर्ता कहते हैं, सब कुछ सरकार करेगी, सब कुछ सरकार करेगी, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था, ये व्यवस्था थी कि सब कुछ सरकार करेगी। लेकिन अब जो विकास की विरोधी अवधारणा है, विकास की इस विरोधी अवधारणा में मॉडल चेंज हो गया, और ये जो चेंज हुआ मॉडल है, अब इसमें सरकार की भूमिका वितरक की हो गई, सुविधा प्रदायक की हो गई। सरकार वितरक हो गई, संसाधनों का वितरण करेगी, लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगी, और जो विकास के लाभार्थी हैं वो स्वयं विकास के केंद्र हो जाएंगे। जो करता है वो नागरिक होंगे, लोग होंगे। कर्ता नागरिक हो जाएंगे, लोग स्वयं विकास के लिए हिस्सेदार बनेंगे। इसका मतलब यह है कि लोग अकेले तो करेंगे नहीं, क्योंकि अकेले किया नहीं जा सकता। इसलिए लोग करेंगे कैसे? लोग लोगों के साथ मिलकर करेंगे, समूह बनाएंगे, संगठन तैयार करेंगे। जैसे हित समूह हम लोगों ने पढ़ा कि लोग हित समूह बनाएंगे, लोग हित समूह के साथ साथ अपनी अलग अलग तरीके से, जैसे एनजीओ बना लिया लोगों ने, एनजीओ बनाने के साथ साथ स्वयं सहायता समूह बना लिया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना दिया। लोग आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और लोग आपस में मिलकर के एक दूसरे के सहयोग से विकास के लिए प्रयास करेंगे। तो ये जो विकास का नया मॉडल है, 90 के दशक से ये तेजी से उभरा है, और इसका परिणाम ये है कि अब आप देखो तो एनजीओ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल डोनर हैं, इत्यादि। लोग संगठित होकर इस तरीके से इकट्ठे होने लगे। इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट इनफॉर्मल समूह हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ये तो हैं ही। इसके अलावा भी सिविल समाज के संगठन हैं, और सिविल समाज के संगठनों में अलग अलग तरीके के संगठन हैं, जैसे रोटी बैंक है, अरवरी संसद है, इत्यादि। तो केवल गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही नहीं, बल्कि लोग अलग अलग तरीके से संगठित होकर के भूमिका निभा रहे हैं। जैसे जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, चित्रकूट, बांदा ना, वहां पर एक रोटी बैंक बनाया गया। तो रोटी बैंक का मतलब ये था कि गांव के लोगों ने गांव के लोगों ने देखा कि भाई हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आजीविका के साधन नहीं है, भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास थोड़े बहुत संसाधन हैं, लेकिन अब उनकी आयु ऐसी हो गई कि वो घर में चूल्हा तक नहीं जला सकते, खाना नहीं बना सकते, बहुत वृद्ध हैं, कोई है नहीं घर में देख रेख करने वाला, खाना कैसे मिलेगा। तो लोगों ने तय किया कि ऐसा करते हैं, रोटियां इकट्ठी करते हैं घरों से, क्योंकि खाना बनने के बाद कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो घरों से रोटियां इकट्ठी करते हैं, और वो रोटियां लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो एक दो लोगों ने इस तरीके से रोटियां इकट्ठी करनी शुरू की गांव से ही, और ले जाकर के ऐसे लोगों को देना शुरू किया। जब गांव के लोगों को पता चला कि भाई रोज आते हैं रोटी मांगने, तो उन्होंने पूछा भाई रोज आते हो आप रोटी मांगने, क्या बात है? भाई देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हैं, देखने में तो साफ सुथरे और बढ़िया लगते हैं, हट्टे कट्टे लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि रोटी मांगने की जरूरत पड़ती। लोगों ने पूछा भाई रोटी क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अपने लिए नहीं मांगते, जो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है उनके लिए मांगते हैं।
तो गाँव के लोगों को अच्छा लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग खुद देंगे इसमें। फिर लोगों ने रोटियां बनानी शुरू, अलग से रोटियां बनानी शुरू कर दी ताज़ी। किसी ने सब्जी दे दिया, किसी ने दाल दे दिया, किसी ने अचार दे दिया, किसी ने चटनी दे दी, किसी ने। फिर गांव के लोग उत्साहित होकर खुद काम करने लगे इस तरीके से, बजाय इसके कि केवल रोटियां मांगने पड़ती जाए। फिर धीरे धीरे गांव के लोगों को अच्छा लगा ये प्रयास, गांव के और लोग जुड़ने लगे उस प्रयास से। जब गांव के और लोग जुड़ने लगे तो दायरा बढ़ने लगा। फिर लोगों ने आपस में जिम्मेदारियां बांट ली कि भाई कौन खाना कलेक्ट करने जाएगा, कौन किस किस एरिया में लोगों को खाना खिलाने जाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे थे कॉलेज वगैरह के, उन्होंने, जो कुछ व्यापारी वगैरह हैं, उन्होंने, सबने अपना अपना समय निकाल करके कि कौन किस समय समय दे सकता है, उन्होंने इस तरीके से जिम्मेदारियां बांट ली और रोटी बैंक शुरू हो गया। तो बिना किसी खर्च के रोटी बैंक शुरू हो गया, लोगों के सहयोग से। दायरा बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हर इलाके में आदमी यह सोच ले, यह समझ ले कि हम अपने आसपास किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, तो लोग इस तरीके से इकट्ठे होकर के रोटी बैंक के लिए एफर्ट कर सकते हैं, और लोगों ने किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हिमाचल प्रदेश में एक सज्जन है, वो अक्सर टीवी पर भी आते रहे हैं, टीवी पर ही मैंने भी उनको देखा है कि वहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने देखा कि बहुत जो गरीब परिवार के लोग हैं, क्योंकि पंजाब कैंसर कैपिटल है हमारे देश की, खूब कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं वहाँ पर। कैंसर की एक ट्रेन ही चलती है पूरी, क्योंकि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव भी पड़ा। क्योंकि अगर हरित क्रांति ने हमको अनाज दिया तो हमको कैंसर भी दिया। हरित क्रांति ने कैंसर इसलिए दिया क्योंकि खूब उर्वरक प्रयोग किए गए, खूब कीटनाशक प्रयोग किए गए, सब पेट में जा रहे हैं। जितने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ किए गए, उन सब ने जाके कैंसर पैदा किया। तो पंजाब में ही सबसे ज़्यादा यूज़ हुए, क्योंकि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा खेती हुई और सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन हुआ। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। कैंसर कैपिटल है पंजाब आज देश की। तो वहाँ से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ट्रेनें चलती हैं पंजाब में जिनको कैंसर ट्रेन ही कहते हैं। ये हालात हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो पूर्व क्रिकेटर थे सिद्धू, उनकी वाइफ को भी हो गया था, तो उन्होंने आकर के सोशल मीडिया पर अपना और टीवी के सामने आकर के उन्होंने बताया कि किस तरीके से आयुर्वेद का सहारा लेकर के उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। तो आयुर्वेद की ताकत बता रहे थे कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है, और उसका सहारा लेकर के वो अब स्वस्थ हो गए, पूरी तरह कैंसर क्योर हो गया, ठीक हो गया पूरी तरीके से। एलोपैथिक दवाइयाँ भी चलती रही, लेकिन एलोपैथिक दवाइयाँ हमेशा बीमारी खत्म तो करती नहीं है, खत्म करने का क्लेम तो यहाँ होता नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में खत्म करने का क्लेम था। एनीवे, तो हिमाचल प्रदेश में जो तमाम कैंसर पेशेंट आते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों के पास इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, महंगा इलाज है, लोगों के पास पैसे नहीं बचते, तो वो बेचारे अपने मरीज की देखरेख करने के लिए और खुद अपना भोजन एक टाइम का स्किप कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम खुद पैसा बचाते हैं, नहीं खाते हैं, और अपने मरीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस तरीके की स्थिति है, तो वो वहाँ से खुद शहरों से खाना कलेक्ट करने लगे और खाना कलेक्ट करके ऐसे लोगों को पहुँचाने लगे। धीरे धीरे ये बात फैली, लोगों को पता चला कि भाई ये खाना इसलिए मांगने आते हैं क्योंकि वो गरीबों क्या कहें, जो परेशान लोग हैं उन लोगों के बीच बांटने जा रहे हैं, क्योंकि दवा में पैसा बचा रहे हैं और खुद वो खाना नहीं खा रहे हैं एक टाइम, किसी किसी दिन पूरे दिन भूखे रह जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो फिर भोजन की व्यवस्था करने लगे। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट हैं हमारे देश में जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। अरवरी संसद है, राजस्थान का अलवर जिला है, अरवरी नदी है वहाँ, और चूंकि राजस्थान सूखे के लिए जाना जाता रहा है, अब तो मूसलाधार बारिश होती है, हालांकि राजस्थान में चारों तरफ त्राही त्राही मच जाता है, लेकिन जो थोड़े बहुत पानी के स्रोत थे, नदियाँ, झील, उन सब का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि पानी ही आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। पेयजल है, सिंचाई के लिए पानी का उपयोग है, और जो ड्राई सीजन होता है, सूखे का मौसम है, उसमें पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। जो छोटी नदियाँ हैं वो तो सूख ही जाती हैं ऑलमोस्ट। तो गांव के लोगों ने ये तय किया कि हम लोग 76 गांव जो उस अरवरी नदी के किनारे बसे हुए थे, उन्होंने सोचा कि हम इसका पुनरुद्धार करते हैं, और अपने लिए खुद, क्योंकि सरकार आके काम करे, पंचायतें, क्योंकि हर गांव में पंचायत भी तो है। 1993 से पंचायतों को, 1992 में 73rd अमेंडमेंट पारित हुआ, 1993 से लागू हो गया, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। तो एक तो तरीका ये था कि गांव के लोग सोचते कि भाई चलो पंचायतें हैं, सरकार है, करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इनको जो मर्जी आए करें, न मर्जी आए कुछ ना करें, क्योंकि किया ही नहीं अब तक कुछ, जो कुछ हम खुद करेंगे। तो जो 76 गांव के लोग थे, उन्होंने अपनी पंचायत बुलाई, उन्होंने अपनी एक बैठक की। बैठक में एक गांव का एक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया, जिसको अरवरी संसद नाम दिया गया, अरवरी नदी के किनारे के गांव के लिए। और ये तय किया गया कि यहाँ जल संरक्षण जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत थी, पानी का संरक्षण, और इस जल संरक्षण के अलावा वर्षा के पानी का संरक्षण और बाकी सारी चीज़ें, इसके अलावा जो वनों का संरक्षण है, वनों की अवैध कटाई पर रोक है, और जो गांव के लोग हैं उनके लिए भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए गांव के लोग ही एफर्ट करें, इसके लिए गांव के लोग ही प्रयास करें। और उन्होंने किया, अरवरी संसद बनाई, और अरवरी संसद का नाम आज विश्व में है। तो ये सहभागिता आधारित मॉडल का एग्जाम्पल है, सहभागिता आधारित मॉडल के एग्जाम्पल है, जहां लोग स्वयं हिस्सेदार होकर के आगे बढ़ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को सरकार प्रमोट कर रही है, और स्वयं सहायता समूहों के बड़े बड़े एग्जाम्पल, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल अब सामने आ रहे हैं। आपके आसपास भी होंगे स्वयं सहायता समूह, आप उनके एग्जाम्पल भी कलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से जो डेवलपमेंट का नजरिया है, डेवलपमेंट का नजरिया बदलने लगा, अब अप्रोच बदलने लगा। पहले सब कुछ सरकार करती थी विकास के लिए, अब सरकार से कहा गया तुम सुविधाएं दो हमें, तुम मदद करो हमारी, तुम संसाधन दो हमें, हम खुद कर लेंगे, लेकिन संसाधन सुविधा ये तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। तो सरकार दे संसाधन सुविधा, और विकास का कार्य लोग स्वयं करेंगे। 1992 में गरीबी उन्मूलन करने के लिए एक दक्षिण एशियाई आयोग बनाया गया,
दक्षिण एशियाई आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि अगर गरीबी उन्मूलन करना है दक्षिण एशिया से तो लोगों को ही आगे आना होगा। जिन लोगों को अपनी गरीबी दूर करनी है अगर वे आगे नहीं आएंगे, एक तरीके से स्वावलंबन वाली बात है, जो आत्मनिर्भर भारत जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन ये तो हम लोग विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों को विकास की समस्या है उन्हें स्वयं आगे आना होगा और उन्हें स्वयं जिम्मेदारी निभानी होगी। जब तक वे आगे नहीं आएंगे तब तक सरकारें उनके लिए चेतना प्रदर्शित नहीं करेंगी, भूमिका नहीं निभाएंगी। बेनो गालजार्ट जो विकास के संबंध में अध्ययन करते रहे हैं, शोध करते रहे हैं, बेनो गालजार्ट का कहना है, और वोल्फगैंग सैच, ये लोग ऐसे लोग हैं जो वोल्फगैंग सैच, इन सब लोगों ने भी इसी दिशा में अध्ययन किए हैं। और वोल्फगैंग सैच का मानना है कि जो विकास की गतिविधियां हैं, बेनो गालजार्ट, वोल्फगैंग सैच कि विकास की गतिविधियां तभी अच्छे तरीके से संपादित हो सकती हैं जब स्थानीय लोगों की भागीदारी से हों, क्योंकि इसी से संसाधनों का सही उपयोग होता है, दुरुपयोग रुकता है, स्थानीय आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति स्थानीय संसाधनों के आधार पर निर्भर हो सकती है, दूर के संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम होती है और स्थानीय समस्याओं का स्थानीय दृष्टिकोण से बेहतर समाधान हो सकता है। इसलिए हमें विकास के इस मॉडल को प्रमोट करना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो विकास का मॉडल है वो उत्तर विकास है या विकास की विरोधी अवधारणा है। लिखो इसको। बाकी जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है वो तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। विकास की विरोधी अवधारणा या उत्तर विकास। लिखो 1990 के दशक में 1990 के दशक में विकास के परंपरागत दृष्टिकोण की असफलता, विकास के परंपरागत दृष्टिकोण की असफलता के कारण, विकास के परंपरागत दृष्टिकोण की असफलता के कारण विकास के नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन हुआ, विकास के नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन हुआ जिसे उत्तर विकास या विकास की विरोधी अवधारणा कहा जाता है। विकास की परंपरागत अवधारणा में, विकास की परंपरागत अवधारणा में सरकार विकास की कर्ता थी, सरकार विकास की कर्ता थी, डूअर थी। ठीक है, सरकार विकास की कर्ता थी, कर्ता की भूमिका में। किंतु अब जिन्हें विकास की आवश्यकता है, जिन्हें विकास की आवश्यकता है उन्हें विकास के कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, जिन्हें विकास की आवश्यकता है उन्हें विकास के कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। उन्हें विकास, जिन्हें विकास की आवश्यकता है उन्हें विकास के कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। और सरकार की भूमिका, और सरकार की भूमिका संसाधनों के वितरक, सरकार की भूमिका संसाधनों के वितरक और सुविधा प्रदाता के रूप में निर्मित हो गई, संसाधनों के वितरक और सुविधा प्रदाता के रूप में निर्मित हो गई। इस प्रकार इस अवधारणा के अनुसार, इस प्रकार इस अवधारणा के अनुसार विकास का दायित्व लोगों पर ही है, विकास का दायित्व लोगों पर ही है और सरकार उनकी सहयोगी बनेगी, और सरकार उनकी सहयोगी बनेगी। गरीबी उन्मूलन के लिए गठित किए गए, गरीबी उन्मूलन के लिए गठित किए गए दक्षिण एशियाई आयोग ने भी, गरीबी उन्मूलन के लिए गठित किए गए दक्षिण एशियाई आयोग ने भी इसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है, इसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है या इसी दृष्टिकोण पर बल दिया है। बेनो गालजार्ट का मानना है, बेनो गालजार्ट का मानना है कि, बेनो गालजार्ट का मानना है कि विकास का यह दृष्टिकोण यानी नागरिक वाला दृष्टिकोण, विकास का यह दृष्टिकोण स्थानीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करता है, स्थानीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करता है, कमा स्थानीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करता है, कमा स्थानीय
समस्याओं का स्थानीय दृष्टिकोण से समाधान उपलब्ध कराता है। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय दृष्टिकोण से समाधान उपलब्ध कराता है, कमा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को स्थानीय संसाधनों पर निर्भर बनाता है, स्थानीय संसाधनों पर निर्भर बनाता है और दूर के संसाधनों से निर्भरता समाप्त करता है, और दूर के संसाधनों से निर्भरता समाप्त करता है, कमा भ्रष्टाचार में कमी लाता है, भ्रष्टाचार में कमी लाता है, कमा विकास के सबसे अच्छे परिणाम देने में सहायक होता है, विकास के सबसे अच्छे परिणाम देने में सहायक होता है। तो पैरा चेंज करके लिखें, भारत में भी उत्तर विकास या विकास की विरोधी अवधारणा के लक्षणों का तीव्र विकास हुआ है, के लक्षणों का तीव्र विकास हुआ है। जैसे पहला पॉइंट लिखो, गैर सरकारी संगठन एनजीओ स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह, लोकोपकारी संस्थाओं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लोकोपकारी संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, लोकोपकारी संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट लिखो, रोटी बैंक जैसे प्रयास शुरू किए गए हैं, रोटी बैंक जैसे प्रयास शुरू किए गए हैं जिसके माध्यम से रोटी बैंक जैसे प्रयास शुरू किए गए हैं जिसके माध्यम से भूखे लोगों के लिए स्थानीय प्रयासों के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला पॉइंट, अलवर जिले में अरवरी नदी के किनारे, अलवर जिले में अरवरी नदी के किनारे अरवरी संसद स्थापित की गई है। अरवरी संसद स्थापित की गई है जो इस नदी के किनारे बसे हुए 76 गांव, जो इस नदी के किनारे बसे हुए 76 गांव के लोगों 76 गांव के लोगों की एक सामूहिक परिषद है, एक सामूहिक परिषद है और गांव के लोगों के लिए प्रभावी भूमिका निभा रही है, गांव के लोगों के विकास के लिए प्रभावी भूमिका निभा रही है। तो अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग सबसे पहले यानी एक तरीके से कहें तो इस सब चीज़ों ने मिल करके डेवलपमेंट के स्वरूप को अमीबा जैसा बना दिया है ना। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें कि विकास का नेचर क्या है तो वुल्फगैंग सैच कहते हैं कि विकास अमीबा जैसा हो गया है। लिख सकते हो इसको कि विकास का स्वरूप अब अमीबा जैसा हो गया। अमीबा का कोई शेप नहीं होता ना। आप जैसा सबसे आसान चित्र होता था अमीबा पैरामीशियम बनाने में। पैरामीशियम तो फिर भी एक शेप लिए होता था। अमीबा का तो कुछ भी बना दो अमीबा है, क्योंकि अपना शेप बदलता रहता था। कुछ अमीबा बहुत खतरनाक होते हैं। एक ब्रेन ईटर अमीबा होता है, दिमाग खा जाता है। एक दिमाग खाना होता है जो आप लोग एक दूसरे का खाते हैं, वो वाला नहीं। दिमाग खाने का मतलब है कि सेल्स को खा जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। इस समय केरल में ऐसे अमीबा का अटैक हो चुका है और 19 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि उसका नाम ही ब्रेन ईटर अमीबा रख दिया गया है। जैसे ही वो संक्रमण होता है शरीर में, जैसे बॉडी में इन्फेक्ट करता है, बड़ी तेज़ी से वो दिमाग की नर्व्स को ख़त्म कर देता है, डैमेज कर देता है। एक हफ्ते में मौत हो जाती है। तो ब्रेन ईटर अमीबा। इसीलिए जब कोविड आया था तो कोविड के बाद कहा गया कि भाई हाथ की सफाई बहुत जरूरी है। कहावत वाली नहीं, वास्तव वाली हाथ की सफाई, कि आप कहीं बाहर से आइए घर में तो हैंड वॉश कीजिए, खाना खाने से पहले हैंड वॉश कीजिए, कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश कीजिए, क्योंकि हैंड वॉश करेंगे तो अमीबा धुल जाएगा, वॉश हो जाएगा। तो एनीवे, तो डेवलपमेंट के अलग अलग मॉडल हैं। तो डेवलपमेंट का जो स्वरूप है वो अमीबा जैसा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर विकास में क्या बाधाएं हैं,
क्या उपाय है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले विकास के और जो कारक हैं, जैसे एनजीओ वगैरह हम लोगों ने लिखा है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सामान्य सी अगर बात कहें तो एनजीओ वे हैं जो सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होते। एक तो सरकारी संगठन हो गए, सरकारी संगठन का मतलब वे संगठन जो सरकार के कंट्रोल में काम करें, और दूसरा गैर सरकारी संगठन हो गए। गैर सरकारी संगठन वे संगठन हो गए जो सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करते ना, गैर सरकारी हो गए, गैर सरकारी संगठन हो गए। तो जो सरकार के नियंत्रण में काम नहीं कर रहे हैं वो गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा है। लेकिन सरकार के नियंत्रण में तो बहुत सारे संगठन, सरकार के नियंत्रण में ना आने वाले तो बहुत सारे संगठन हैं। तो अब उन सबको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, उन सबकी अलग अलग कैटेगरी बांधी जाती है, अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है। जैसे जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे संगठनों को कहते हैं यहाँ पर जो सरकार के नियंत्रण में तो नहीं है, लेकिन सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उन पर एक जवाबदेही देश के प्रति होनी तो चाहिए, वरना सोनम वांगचुक जैसा हाल होगा कि उसने बड़ी आराम से लोगों को उकसाया, भड़काया, लोग नहीं भड़क रहे थे तो अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया कि देखो अरब में कैसे क्रांति आई थी, तब भी लोग नहीं भड़के। तो बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि देखो बांग्लादेश में कैसे लोगों ने सत्ता बदल दी, तब भी लोग नहीं भड़के। तो नेपाल का एग्जाम्पल दिया कि अरे जंजी हो तुम लोग, क्यों नहीं भड़क रहे हो, भड़को, करो हिंसा। आखिरकार वो लोगों को भड़काने में कामयाब रहा और लद्दाख को जलाने में सफल रहा। जबकि सोनम वांगचुक की छवि कितने सिस्टमेटिक तरीके से अच्छी बनाई गई, एक फिल्म बनाई गई, कहा गया ये वही किरदार है, पता नहीं है नहीं, लेकिन कहा गया कि वही किरदार है। विदेशों से पैसा आया, विदेशों से उसके एनजीओ को पैसा आता था, बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के, भी बताएंगे हम आपको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। उसको विदेशों में बुलाया जाता था, यानी वो भारत में बैठा विदेशी कठपुतली, जो भारत में बैठकर विदेशों के हिसाब से भारत को चलाना चाहता है। अब राज का पर्दाफाश हो रहा है। इसका मतलब है कि उसको ध्यान में रखकर जो पिक्चर बनाई गई, उस पिक्चर की फंडिंग भी कहीं से हुई होगी, विदेश से, अगर इस बात की जांच पड़ताल की जाए तो। क्योंकि दूसरे देश की संस्थाएं यही करती हैं कि पहले किसी एक की बड़ी पॉजिटिव इमेज बनाती हैं, इमेज बिल्डिंग कहते हैं। इमेज बिल्डिंग के लिए बाकायदा पैसा खर्च किया जाता है, बाकायदा पैसा खर्च होता है, वो पैसा देते हैं, खर्च करते हैं। और जब इमेज बिल्ड हो जाती है तो उस इमेज को भुनाते हैं वो अपने हित के लिए। लेकिन चूंकि उन्होंने ही पैसा खर्च करके इमेज बनाई है, इसलिए जिसकी इमेज बनाई वो उसी के लिए काम करता है। तमाम जो विदेशी पुरस्कार दिए जाते हैं वो इसी आधार पर भी दिए जाते हैं, ऐसे लोगों को भी दिए जाते हैं कि अगर हम पुरस्कार दे देंगे तो ये हमारे शिकंजे में आ जाएगा, चंगुल में आ जाएगा, जैसा हम कहेंगे अपने देश में वैसा ही करेगा, और हम दूसरे देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। पत्रकारों को पुरस्कार मिलते हैं, जो लेखक होते हैं बड़े बड़े, उनको इस तरीके से पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पर्पज भी यही होता है। अब ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, हम लोग देख सकते हैं उस एग्जाम्पल को। बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख लो, भारत का एग्जाम्पल देख लो, लद्दाख का एग्जाम्पल देख लो। तो बांग्लादेश में भी गैर सरकारी संगठनों को पैसा दिया गया। अब तो उन संस्थाओं के नाम भी आ गए, मैंने पढ़े, नाम नहीं याद आया, मुझे याद आ रहा है कि अमेरिका की किन किन संस्थाओं ने पैसा दिया बांग्लादेश के किन किन एनजीओ को, छात्र आंदोलन के लिए, छात्रों को ये बताने के लिए कि तुम बेरोजगार हो और बेरोजगार के लिए तुम्हें क्या क्या हिंसा करनी है, कैसे कैसे आंदोलन करना है। अब तो उन सारे संगठनों के नाम भी आ गए, पैसे का लेन देन भी सामने आ गया, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया, एनजीओ को ट्रांसफर किया गया, एनजीओ ने छात्रों को दिया, और इस तरीके से एक बड़ा आंदोलन शुरू करके बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो गैर सरकारी संगठन सरकार के नियंत्रण में तो नहीं आते, लेकिन निगरानी तो रखनी पड़ेगी। निगरानी नहीं रखेंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल कर सकते हैं एनजीओ, लद्दाख जैसा हाल। इतना शांतिप्रिय क्षेत्र है लद्दाख, लेकिन उस शांतिप्रिय क्षेत्र को आग के हवाले कर दिया इस आदमी ने। इसको तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, इतने शांत क्षेत्र को आग के हवाले करने के लिए। तो जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, उन गैर सरकारी संगठनों पर निगाह रखना जरूरी है, नहीं तो ये तो देश का सर्वनाश कर देंगे। जयचंदों की कमी इतिहास में पहले भी नहीं थी, इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। ये नए जयचंदों की पीढ़ी है जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास रहेगी। तो ऐसे परिवेश में यह आवश्यक है कि गैर सरकारी संगठनों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश हों, एक निगरानी तंत्र तो हो, नहीं तो देश के लिए नुकसान होगा। इसलिए हमारे यहाँ जो गैर सरकारी संगठनों को हम लोग डिफाइन करते हैं, हमने तो कहा एक सामान्य सी बात हो गई कि गैर सरकारी संगठन का मतलब हो गया जो सरकार के अधीन नहीं आते। लेकिन अब हमने बताया ये तो खतरनाक चीज है इस तरीके से। तो भारत के लिए गैर सरकारी संगठनों का आशय ये है कि एक कानून है अंग्रेजी काल का, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय ही कहा था कि भाई तुम लोग जो बनाओगे संगठन हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करोगे, जैसे ब्रह्म समाज बना, आर्य समाज बना। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है समाज सुधार के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराओ, जिससे हम देख तो सकें कि समाज सुधार ही कर रहे हो, समाज सुधार की आड़ में मेरी जड़ खोद रहे हो। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। अठारह
अंग्रेजों ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया 1860 में, और इसी के तहत ऐसी सामाजिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया गया। यही कानून आज भी हमारे लिए प्रचलित है, लागू है। इसलिए हमारे लिए एनजीओ का आशय है कि वे संस्थाएं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत की जाती हैं। हालांकि गैर सरकारी संगठनों में और भी संस्थाएं होती हैं जो अलग अलग कानूनों के तहत पंजीकृत की जाती हैं, तो टेक्निकली हम लोग उन्हें उन कानूनों के तहत पंजीकृत होने के नाते अलग अलग नामों से पुकारेंगे। जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एनजीओ यहाँ नहीं कह रहे हैं, हालांकि वो भी सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं करते हैं, इसलिए उनको भी एनजीओ कहा जा सकता है, लेकिन एक सामान्य परिप्रेक्ष्य से, लेकिन तकनीकी और विशेषज्ञ नजरिए से नहीं। तकनीकी नजरिए से जो संस्थाएं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत की जाएंगी उन्हें गैर सरकारी संगठन कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण करा सकता है। हर जिले में एक ऑफिस होता है जिसे रजिस्ट्रार सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, और रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास कोई भी व्यक्ति जाकर के ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण करा सकता है। जब वो ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण कराता है तो उसे बताना होता है कि संस्था काम कहाँ करेगी, जिले में काम करेगी, एक राज्य में काम करेगी, या पूरे देश में काम करेगी, या विश्व में काम करेगी, संस्था क्या क्या काम करेगी। तो संस्थाएं बनाई जाती हैं, कई संस्थाएं, हर संस्थाएं कई सारे काम के लिए रजिस्ट्रेशन कराती है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, तो कहाँ कहाँ काम करना है, किस किस पर्पज से काम करना है, उन सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया जाता है। तो इस तरीके से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को अपना पंजीकरण कराना होता है। क्या करते हैं ये एनजीओ? एनजीओ की जो भूमिका है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की ही तरीके से है। जैसे हम लोगों ने सिविल समाज में पढ़ा है, लोगों को जागरूक बनाना, नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मदद करना, सरकार पर नियंत्रण रखना, भ्रष्टाचार को दूर करना, पारदर्शिता, जवाबदेही लाना इत्यादि। इसके अलावा हमने जब नीतियों का कार्यान्वयन पढ़ा था तो हमने ये भी बताया था कि कुछ एनजीओज अब ऐसे हैं, क्योंकि सरकार ने 2007 में स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नीति बनाई है, राष्ट्रीय नीति बनाई है, और उस नीति के परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी स्वैच्छिक संगठन हैं, उन सभी स्वैच्छिक संगठनों को अब रजिस्टर कराना होगा, और भारत सरकार जो भी योजनाएं लागू करेगी, जो भी नीतियां लागू करेगी, जो भी कार्यक्रम लागू करेगी, वो इन स्वैच्छिक संगठनों के बिना लागू नहीं हो सकते। तो स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ही नीतियों, कानूनों आदि को लागू किया जाएगा। सॉरी, जो हाँ, ये विकास के जो कार्यक्रम है, सामाजिक क्षेत्र के, विशेषकर जो सोशल सेक्टर के काम है, चाहे नीतियां हैं, कानून है, कार्यक्रम है, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठनों यानी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ही लागू किए जाएंगे। तो अब ऐसे गैर सरकारी संगठनों को हिस्सेदार बनाया जाता है और उनके माध्यम से लागू किया जाता है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ। लेकिन समस्या है इसमें, समस्याएं कई हैं। पहली समस्या तो अभी सोनम वांगचुक है, ये इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, सोनम वांगचुक। ये समस्या इसलिए है क्योंकि ये अकेला आदमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या विदेशों के हाथों में कठपुतली बन करके देश का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी ने भारत सरकार को जो अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में उसने कहा कि हमारे यहाँ अनेक ऐसे एनजीओ काम करते हैं जो विकास कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं, और कभी कभी वे राष्ट्रहित के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। ये एनजीओ के बारे में रिटर्न रिपोर्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार ने ऐसे एनजीओ को पहचाना और उनको बैन किया। जैसे ग्रीन पीस था, हमारा एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है ग्रीन पीस, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन ये भारत में विकास को बाधा पहुंचाता था। अगर कोई विदेशी कंपनी इसको पैसा देकर के भारत आना चाहे तो ये उसको आने के लिए सुविधा प्रदान करता था, लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति कोई उद्योग लगाना चाहे, कंपनी लगाना चाहे, या कोई विदेशी कंपनी इसको बाईपास करके अगर देश में निवेश करना चाहे, तो ये तुरंत धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते थे, झंडा बैनर लेकर के, कि धरना प्रदर्शन करेंगे और जनजातियों का अहित हो रहा है, किसानों का अहित हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है इनके उद्योग लगाने से। तो उसका नुकसान ये होता था कि देश में जो औद्योगिकरण है उसकी गति धीमी हो जाती थी। इसी एनजीओ के कारण जो वेदांता थी हमारे यहाँ ओडिशा में, जो कॉपर के सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनी थी, इसके वजह से उसको भारत से बाहर जाना पड़ा। हालात ये हैं कि ऐसे एनजीओ के आंदोलन करने से पहले भारत विश्व के कॉपर निर्यातकों में शामिल था, कि वो कॉपर का निर्यात करता था। आज भारत कॉपर के आयातकों में शामिल है, और कॉपर के आयातकों में शामिल होने के पीछे सबसे बड़ा रोल ग्रीन पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन का है, जो विदेशों से पैसा लेते हैं, पैसा लेकर के हमारे देश में आंदोलन करते थे कंपनियां लगाने के लिए और कंपनियों को देश से बाहर जाने के लिए। फिलहाल ग्रीन पीस को बैन कर दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहने के लिए मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करता है, एंटी करप्शन के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन खुद कितना करप्ट है इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में हवाला के जरिए एनजीओज को पैसा भेजता है। हमारे देश में ऐसे अनेक एनजीओ हैं जिनको एमनेस्टी इंटरनेशनल हवाला के जरिए पैसा देता है। हवाला मतलब अवैध कारोबार, हवाला मतलब संगठित आपराधिक समूहों के माध्यम से पैसा भेजना। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी भाई? जितने एनजीओ हैं जिनको विदेशों से पैसा मिलता है, उनके बैंक अकाउंट है, आप उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दो सीधे विदेश से। कानून है हमारे यहाँ, उस चीज़ का कोई समस्या ही नहीं है। संगठित आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क पकड़ करके, उनको कमीशन दे करके, उनके जरिए भारत में काम करने वाले एनजीओ को पैसा पहुंचाने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसे एनजीओ हैं हमारे यहाँ जो देश विरुद्ध काम करते हैं, विदेशी हितों के लिए काम करते हैं। इसलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसे एनजीओ को टारगेट करता है। और चूंकि सरकार से बैंक में पैसा आएगा तो पता चलेगा कि एमनेस्टी ने दिलवाया या दिया, ऐसे पता ही नहीं चलेगा किसने दिया किसने दिलवाया, लेकिन इंटेलिजेंस के माध्यम से पता लग जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। तो भारत में इस तरीके के हालात हैं एनजीओज को लेकर के।
इसके अलावा विगत वर्षों में एनजीओ पर अब करप्शन के भी आरोप लगने लगे हैं कि एनजीओ करप्शन भी करते हैं, पैसे का दुरुपयोग भी करते हैं, और बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जितने एनजीओ हैं हमारे यहाँ रजिस्टर्ड, तो आप ये मान सकते हैं कि 450 लोगों की जनसंख्या पर लगभग एक एनजीओ इस समय भारत में रजिस्टर्ड है। लगभग 450 की जनसंख्या पर एक एनजीओ। इसका मतलब यह है कि अगर सारे एनजीओ देश में मिलकर अच्छा काम करें तो देश का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन ऐसा व्यवहार में तो है नहीं। व्यवहार में कहानी तो कुछ दूसरी ही है, इसलिए इसके सकारात्मक परिणाम दिखलाई नहीं पड़ते। लेकिन एनजीओ की संख्या इतनी ज़्यादा है, स्कूल अस्पताल से 250-250 गुना, 400-400 गुना ज़्यादा एनजीओ हैं हमारे यहाँ। पुलिस वालों की संख्या कम है, एनजीओ की संख्या ज़्यादा है, लगभग दुगनी ज़्यादा है एनजीओ की संख्या पुलिस वालों की तुलना में। हमारे देश में जितने पुलिसकर्मी हैं उनसे लगभग दुगनी संख्या में ज़्यादा एनजीओ हैं। इतने एनजीओ हैं, इसका मतलब है कि फिर तब तो बहुत अच्छा काम होना चाहिए। पुलिस वाले तो दिखते हैं, एनजीओ तो नहीं दिखता, जबकि दुगनी संख्या है, तो दाल में काला है। कहीं कहीं तो पूरी दाल ही काली है। ये काली दाल के एग्जाम्पल। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं। अभी आपने देखा सोनम वांगचुक के मामले में कुछ लोग वांगचुक को कहने लगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम किया, कुछ गलत नहीं किया, सरकार गलत कर रही है अरेस्ट करके, आग में घी डालने का काम। उसमें कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने तो अपने स्टेटमेंट वापस ले लिया, उन्हें लगा कि हम भी जेल जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज पर हमारे यहाँ कोई शिकंजा नहीं है, वो कह रहे हैं उन पर कोई शिकंजा नहीं है, बाकी लोगों पर है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो एनजीओ पंजीकृत है उनसे रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है कि साल भर की अपनी रिपोर्ट दीजिए। लेकिन कुछ राज्यों में रिपोर्ट की व्यवस्था ही नहीं है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सीबीआई ने देश के एनजीओ की जांच की थी। सीबीआई ने जांच करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट दी, सीबीआई ने बताया कि हमारे देश में 90% से ज़्यादा एनजीओ ऐसे हैं जो सालाना अपना ऑडिट नहीं करते, सालाना अपना अकाउंट मेंटेन नहीं करते, और बिना ऑडिट और अकाउंट के काम कर रहे हैं। यानी सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। कहने का मतलब यह है कितने 90% से अधिक एनजीओ इसी तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सरल शब्दों में, सीबीआई की भाषा में, कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं करते, अकाउंट मेंटेन नहीं करते, रिपोर्ट तैयार नहीं करते। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो एफसीआरए के तहत पैसा लेते हैं और उसके धन का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में भारत सरकार सख्त है, और जो एफसीआरए के तहत मिलने वाला फंड है उसकी कठोरता से निगरानी की जा रही है। एफसीआरए क्या है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पहले इतना लिखो गैर सरकारी संगठनों के बारे में। लिखो गैर सरकारी संगठनों से आशय गैर सरकारी संगठनों से आशय ऐसी संस्थाओं से है, गैर सरकारी संगठनों से आशय ऐसी संस्थाओं से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किए जाते हैं, पंजीकृत किए जाते हैं। अब लिखो भूमिका, एनजीओ की भूमिका। पहला लिखो सिविल समाज की भांति। तो सिविल समाज की भांति, सिविल समाज की भूमिका लिखा चुके हैं, उसको दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप समझ सकते हो। सिविल समाज की भांति पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत सरकार ने 2007 में 2007 में स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में, स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। भारत सरकार ने 2007 में स्वैच्छिक संगठनों के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। इसके अनुसार सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को, इसके अनुसार सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी से ही लागू किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी से ही लागू किया जाएगा। इस प्रकार अब गैर सरकारी संगठन, इस प्रकार अब गैर सरकारी संगठन भारत में नीतियों के कार्यान्वयन में, नीतियों के कार्यान्वयन में सरकार के समानांतर अपनी भूमिका निभाने लगे हैं। सरकार के समानांतर अपनी भूमिका निभाने लगे हैं। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब लिखो कमियां या सीमाएं।
पहला पॉइंट लिखो, विगत वर्षों में एनजीओ के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अगला पॉइंट लिखो, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में आई थी रिपोर्ट, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनेक ऐसे एनजीओ हैं जो भारत के विकास कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं, और कभी कभी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी बनते हैं। जैसे ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण के नाम पर भारत के औद्योगिक विकास को बाधित करने का कार्य करता रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में, रिपोर्ट पढ़ते हैं हम लोग इसकी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, यूपीएससी ने भी इस पर सवाल पूछा है और इतना करप्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में हवाला जैसे अवैध कारोबार के माध्यम से कुछ एनजीओ को धनराशियां भेजता रहा है। अगला पॉइंट लिखो, ये भी लिख सकते हो, वर्तमान समय में लद्दाख की हिंसा में एनजीओ की ही संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है। अगला पॉइंट लिखो, सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में एनजीओ के मामले में प्रस्तुत अपनी जांच रिपोर्ट में वर्णन किया कि देश में 90% से अधिक एनजीओ अपनी वार्षिक गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं करते। और मजे की बात यह है कि दिल्ली मतलब सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी 2016 में, सीबीआई ने कहा दिल्ली जैसे क्षेत्र में, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आज तक किसी एनजीओ ने कभी कोई रिपोर्ट नहीं दी, किसी एनजीओ ने, जबकि दिल्ली में बड़े बड़े लोगों का एनजीओ है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट जिनका नाम आप सुनते हैं, उनके एनजीओज हैं, उनके परिवार के लोग चला रहे हैं। एक एनजीओ है जिसके नेता लोग पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, दिल्ली में कुछ दिनों तक सत्ता में भी रहे, वो ईमानदार लोगों की एनजीओ थी ऐसा कहते थे, लेकिन उस एनजीओ ने भी आज तक सरकार को कभी रिपोर्ट नहीं दी इस एक वर्ष का कामकाज क्या है, ऑडिट अकाउंट कभी मेंटेन नहीं किया, विदेशों से पैसा आने के बावजूद भी। ये दिल्ली के हालात हैं, तो और क्षेत्रों में तो हालात और बुरे होंगे। तो सीबीआई ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अगला लिखो, विगत वर्षों में अनेक एनजीओ ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए अनेक एनजीओ के पंजीकरण समय समय पर रद्द किए गए हैं। इसने भी एनजीओ की भूमिका को विवादित बनाया है। अब विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एफसीआरए 2010, पहले यह कानून बनाया गया 1976 में, लेकिन परिस्थितियां बदली और यह कानून बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाया, इसलिए 2010 में नया कानून बनाया गया इस पुराने कानून को रद्द करके। कानून बनाया क्यों गया? कानून बनाने के पीछे जो बेसिक मंशा थी वो ये थी कि कोई भी विदेशी संस्था राजनेताओं को, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को, सांसदों को, विधायकों को, नौकरशाहों को, मंत्रियों को, जजेस को, पत्रकारों को, पेपर के संपादकों को इत्यादि, इन लोगों को पैसा दे करके और इन्हें देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, इन्हें देश के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को विदेशों से पैसा लेने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये आरोप अक्सर लगते रहे हैं। जैसे रूस की जो खुफिया एजेंसी है, वो हमारे यहाँ एक सबसे पुराने जो पॉलिटिकल पार्टी रही है उसको बड़ी मात्रा में धन देती रही है। किस कोड नेम से धन दिया जाता रहा है, ये सब कुछ सामने आया है, लिखित रूप में सामने आया है। चाइना का डोनर है,
हमारे देश की जो सबसे एक पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है उसको पैसा देता रहा है चाइना, फंड करता रहा है। जब भारत और अमेरिका की सिविल न्यूक्लियर डील हो रही थी, सिविल परमाणु समझौता हो रहा था, भारत के लिए एक बड़ा अच्छा कदम था। तो चीन से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को जो चीन के प्रति अपना झुकाव रखती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आया, बेसिकली वामपंथी दलों के पास आया, और उनसे कहा गया कि देश में धरना करो, प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, जो करना चाहे करो, पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा बैकडोर से आता रहेगा, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच ये सिविल न्यूक्लियर डील होनी नहीं चाहिए। हमारे वामपंथी दलों ने पैसा लिया, विरोध भी किया, क्योंकि पैसा लिया है तो विरोध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिविल न्यूक्लियर डील हुई क्योंकि जरूरी थी देश के लिए। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो प्रतिबंधों के बावजूद मैं बता रहा हूं, क्योंकि डीप स्टेट से पैसा आता है। डीप स्टेट का मतलब है कि उस देश की खुफिया एजेंसियां किसी न किसी बहाने से हवाला आदि के माध्यम से पैसा पहुंचा देती हैं। हवाला से पैसा पहुंचाना बहुत आसान है, किसी भी दूसरे देश में अवैध कारोबार है, संगठित अपराधियों का नेटवर्क है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो कहीं भी वो पैसा ले जाकर के पहुंचा सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ है, रिटन एग्जाम्पल है ये सारे, ये लिखित उदाहरण है ये सारे। तो ऐसी दशा में किसी भी देश में दूसरे देशों से पैसा आना ये इतना आसान बात नहीं रह जाती। भाई 22,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए आ रहा है विदेशों से भारत में, 25,000 करोड़, 22,000 करोड़, इतना पैसा विदेशों से भारत में आ रहा है। अब आप कहेंगे उनका क्या स्वार्थ है? डोनेट कर दे रहे हैं, दान कर दे रहे हैं। 22,000 करोड़ रुपए विदेशों में बैठे लोगों ने भारत में दान कर दिया, डोनेट कर दिया, ले जाओ, मैं नहीं पूछूंगा तुमने इस पैसे का क्या किया, डोनेशन है तुम्हारे लिए, दान है। चलो एक बात ये मान लेते हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लगता है कि भाई इतना कमा लिया है तो कुछ पुण्य भी कमा लिया जाए, पुण्य कमाने के लिए गरीबों पर खर्च कर दिया जाए। तो कुछ एक डोनर्स ऐसे हैं जो गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सब तो इसलिए नहीं खर्च करते, बाकी कुछ का तो इंटरेस्ट भी होता है। 22,000 करोड़ रुपए भारत आ रहा है अगर विदेशों से, और उन्हें वो पैसा वापस नहीं चाहिए, उन्होंने दान कर दिया, तो भाई सबकी सद इच्छा तो नहीं होगी, कुछ लोगों ने तो गलत इरादे से पैसा दिया होगा। जैसे एक अमेरिका में एक जॉर्ज सोरोस है, नाम सुना है आप लोगों ने, अक्सर भारत के खिलाफ बोलता रहता है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलता रहता है, वो भी पैसा देता है हमारे यहाँ तमाम संगठनों को, उससे भी पैसा आता है हमारे यहाँ। अब जब वो भारत के खिलाफ आग उगलता है तो हमारे यहाँ ऐसे संगठनों को ही पैसा देगा जो भारत के खिलाफ यहाँ रहकर आग उगले, ऐसे संगठनों को तो वो देगा नहीं जो भारत के खिलाफ, भारत के समर्थन में खड़े हों। तो विदेशों से पैसा आना अच्छी बात है देश के विकास के लिए, लेकिन निगरानी रखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग होता रहा है, होता है। जब ट्रंप आए राष्ट्रपति बनके, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत के पिछले इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में पैसा दिया एनजीओज को, अमेरिका की सरकार ने एनजीओज को पैसा दिलवाया, जिससे भारत में वोटिंग प्रतिशतता बढ़ाई जा सके। ये बात गले से नीचे उतरी क्या आपके? मेरे तो नहीं उतरी। भारत में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो इससे अमेरिका में बैठे लोगों को क्या बेनिफिट है? इसलिए अगर अमेरिका से पैसा भारत आया वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के नाम पर एनजीओ के पास, तो दाल में काला है, क्योंकि भारत में वोटिंग परसेंट बढ़े, इससे अमेरिका को क्या लेना देना? तो बेसिकली पैसा भारत में वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए नहीं आया, वो तो औपचारिक लिखित बात थी कि दिया गया, लेकिन पैसा ऐसे एनजीओ को पहचान कर दिया गया जो देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा करें, एक सरकार बनने ना पाए, स्थिर सरकार बनने ना पाए, सत्ता स्थिर ना हो, सरकार स्थिर ना हो, कमजोर सरकार बने, विदेशी हाथों की कठपुतली सरकार बने, इसके लिए पैसा आया, जिससे पूरे इलेक्शन में भ्रम पैदा किया जा सके। पैसा इसके लिए आया। कहा गया कि पैसा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए दिया गया। ये बात तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वयं कही, ये बात तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वयं कही है। तो विदेशों से पैसा आकर के ब्यूरोक्रेट, मंत्री, राजनीतिक दल, सांसद, पत्रकार, इन सबको न मिले और ये देश के विरुद्ध काम न कर सकें, विदेशी एजेंट न बन सकें, इसके लिए एफसीआरए कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत जो भी एनजीओज हैं, एनजीओज को भी इनके अंतर्गत कवर कर दिया गया, और इन सब के लिए अधिकारियों, नेताओं, पत्रकारों, इन सब के लिए तो विदेशों से पैसा लेना प्रतिबंधित है, नहीं ले सकते। फिर कैसे पैसा मिलेगा? हवाला के जरिए आ जाएगा, लेन देन की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है एनजीओज के माध्यम से पैसा आएगा, और एनजीओज के माध्यम से इनके पास चला जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा ये। तो एनजीओज को विदेशों से पैसा लेने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शर्तें होनी चाहिए जिससे इनका कोई दुरुपयोग न कर सके। ऐसे ही शर्तों का उल्लेख एफसीआरए करता है। मोटे तौर पर जो शर्त है, हर ऐसे एनजीओ को जो विदेशों से पैसा लेना चाहता है उसे एफसीआरए कानून के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, वही पंजीकरण करता है, और भारत सरकार का गृह मंत्रालय में जो एनजीओ पंजीकृत हो जाएंगे उन्हीं को विदेशों से पैसा मिलेगा। लेकिन तब भी बहुत हेर फेर होता था। इसमें कानून में यह व्यवस्था थी कि जो भी विदेशों से पैसा पाएंगे वो हर साल अपना अकाउंट अलग तैयार करेंगे, विदेशों से मिले पैसे का, उसकी रिपोर्ट सरकार को देंगे।
विदेशी संस्थाओं से पैसा जेएनयू को भी मिलता है, डीयू को भी मिलता है, जामिया को भी मिलता है, आईआईटी को भी मिलता है, आईआईएम को भी मिलता है, इत्यादि अन्य स्कूली शिक्षण संस्थाओं को भी मिलता है, जिससे कि वो अपने यहाँ रिसर्चेस कर सकें, रिसर्चेस को प्रमोट कर सकें। लेकिन यहाँ भी पैसा दुरुपयोग हुआ और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईएम, आईआईटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया जैसे जो हमारे देश के बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों के पास विदेशों से आए हुए फंड का कोई हिसाब किताब नहीं है। नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार ने सब संस्थानों को 6-6 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया और विदेशों से पैसा लेने पर रोक लगा दी। भारत सरकार ने कहा पहले एक फॉर्मेट बनाओ और उस फॉर्मेट के तहत ये तय करो कि जो अकाउंट है वो मेंटेन करोगे, उसकी जानकारी सालाना भारत सरकार को दोगे, तभी विदेशों से पैसा मिलेगा। यानी इस खेल में केवल एनजीओ शामिल नहीं थे भारत के विरुद्ध गतिविधियां भड़काने में। भारत के विरुद्ध गतिविधियां भड़काने के खेल में आईआईटी भी शामिल है, आईआईएम भी शामिल है, जेएनयू भी शामिल है, डीयू भी शामिल है, जामिया भी शामिल है, जहां के टीचर्स विदेशों से रिसर्च के नाम पर पैसा लेते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगवाते हैं। तो फिलहाल भारत सरकार का गृह मंत्रालय सख्त हुआ, सबके लाइसेंस रद्द कर दिया, आईआईटी, आईएम तक के। अभी आईआईटी की एक टीचर का मैं वक्तव्य सुन रहा था, वो भारत के खिलाफ ऐसा आग उगल रही थी कि क्या बताएं, मुझे नाम नहीं याद है, ऐसे लोगों का मैं नाम याद भी नहीं रखना चाहता। आईआईटी की टीचर है, अब आईआईटी में ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाया जाने लगा है ना, तो वहां की टीचर है, जहर उगल रही थी अपने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ। अभी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कितने टीचरों ने जहर उगला, सुप्रीम कोर्ट ने सबको जमानत दे दी, निचली अदालत ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सबको जमानत दे दी कि अरे भारत के खिलाफ जहर ही तो उगल रहे हैं, उगलने तो ऐसे लोग होने चाहिए हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि देश में ऐसे लोग रहें, क्योंकि जजेस की सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध है हमारे देश में। मुरलीधर जैसे जज हैं जो आतंकियों का मुकदमा लड़ते हैं, उनको छुड़ा लेते हैं, क्योंकि आतंकियों का मुकदमा लड़ने के लिए विदेशों से पैसा मिलता है, मोटी फीस मिलती है। भारत के गरीबों का मुकदमा लड़ेंगे, छोटी फीस मिलती है, आतंकियों का मुकदमा लड़ने मोटी फीस मिलती है। तो ऐसे लालची और भ्रष्ट जज हैं जो रिटायर होने के बाद आतंकियों को बचाने का काम करते हैं। तो समस्या बड़ी गंभीर है इन सारी बातों को लेकर के। इसलिए एफसीआरए के अंतर्गत निगरानी कठोर होना बेहद जरूरी है। 2020 में एफसीआरए के कानून में संशोधन किया गया और इसको और सख्त बनाया गया। यह प्रावधान कर दिया गया कि अब एफसीआरए के तहत जिनको भी पैसा चाहिए वो उन एनजीओ को अपना अकाउंट नई दिल्ली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ओपन करना होगा और सारा विदेशों से पैसा उसी ब्रांच में आएगा, जिससे निगरानी हो सके। जो पैसा आएगा उस पैसे को किसी दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसी एनजीओ को खर्च करना होगा। क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में एलीट एनजीओ हैं। एलीट एनजीओ का मतलब है वो केवल जुगाड़ से पैसा लाते हैं विदेशों से, यही उनका काम है। इसके बाद दूसरे एनजीओ को दे देते हैं, कहते हैं तुम खर्च करो, हमारा बैनर लगा लेना, फोटो हमारी खींच देना, जिससे कि हम फिर से अगले साल पैसा लेकर आ सकें और तुमको दे सकें। तो ऐसे एलीट एनजीओ हैं दिल्ली में, तो उनको बैन करने के लिए ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट हैं, उन सबके ऐसे एलीट एनजीओ हैं, कुछ नेताओं के भी ऐसे एलीट एनजीओ हैं जो इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो ये तय किया गया कि जिस एनजीओ के पास पैसा आएगा उसी को खर्च करना पड़ेगा, वो दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव कैप कम कर दी गई। पहले एनजीओ के पास ये अधिकार था कि जितना पैसा विदेशों से मिलता है उसमें 50% प्रशासनिक खर्च दिखा सकता है। यानी मान लो किसी एनजीओ को 700 करोड़ रुपए मिले, ऐसे ही मिलते हैं। मेरे नॉलेज में कुछ एनजीओ थे, उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला है एक, वहाँ पे कुछ एनजीओ काम करते थे, तो उनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से पैसा आता था। बिल गेट्स का फाउंडेशन है, 500 करोड़ 700 करोड़ ऐसे आता था, जिससे कि वहाँ के गाँव की तरक्की की जा सके। 100 गाँव की तरक्की करने का टारगेट था, उसके लिए पैसा आता था। तो हमने पूछा, हमने कहा यार गाँव की तरक्की तो हुई नहीं, इतना पैसा तुम लोग क्या किए? तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले सर आप जानते हैं सब पॉलिटिकल फंडिंग होती है। यानी पैसा आता था एनजीओ के पास और जाता था पॉलिटिकल पार्टी के फंड में। पैसा कौन देता था? बिल गेट्स। अब फिलहाल अमेठी के बजाय वो पैसा केरल जा रहा है इस समय। आप डेटा उठा के देखोगे आपको मिल जाएगा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने केरल में एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए इतना पैसा एनजीओ को दिया है। सारे रिटर्न डेटा है, कहीं ऐसा मुझे अमाउंट नहीं याद है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं सबको याद रखने की अमाउंट की, किस एनजीओ को दिया है। तो ये रिटर्न फैक्ट है, आप गूगल पर सर्च करोगे आपको सब मिल जाएगा, सारा डेटा मिल जाएगा। तो विदेशों से जो फंड आता था उसमें अब जैसे मान लो 700 करोड़ रुपए आया, तो इसका 50% यानी 350 करोड़ रुपए केवल सैलरी में दिखा सकता है कि हमारा जो कार्यालय है, कार्यालय का खर्चा और लोगों की सैलरी 350 करोड़ रुपए है। ऐसा कौन सा एनजीओ जो 350 करोड़ रुपए सैलरी बांटेगा? जाहिर सी बात है, सब फर्जी मैनेजमेंट होता था। फार्म हाउस खरीद लिए जाते थे, पेट्रोल पंप खरीद लिए जाते थे, बड़े बड़े बंगले खरीद लिए जाते थे, बड़ी बड़ी कारें बदल दी जाती थी, तो भ्रष्टाचार में जाता था ये पैसा। अब 2020 के कानून ने कह दिया कि 20% पैसा, यानी 700 करोड़ रुपए आया है तो इसका 20% हो गया 140 करोड़ रुपए। 140 करोड़ रुपए केवल प्रशासनिक खर्च में दिखाया जा सकता है, केवल प्रशासनिक खर्च में दिखाया जा सकता है 20%। इसके अलावा यह व्यवस्था कर दी गई कि एनजीओ के जितने ऑफिस बेयरर्स होंगे उन सबको अपना हिसाब किताब ढंग से मेंटेन करना होगा। आधार, पैन कार्ड, सारी जिम्मेदारियां, सारी डिटेल भारत सरकार के गृह मंत्रालय को उपलब्ध करानी होगी। पहले गृह मंत्रालय ऐसे एनजीओ का लाइसेंस 180 दिनों के लिए रद्द कर सकता था, अब एडिशनल 180 दिनों के लिए यानी 360 दिनों के लिए रद्द कर सकता है। तो ये कुछ संशोधन किए गए 2020 में। बड़ी आलोचना हुई इन संशोधनों की कि देश में फिर एनजीओ कैसे रह जाएंगे, गैर सरकारी संगठन कैसे रह जाएंगे। इन पर तो सरकार अपना शिकंजा कस रही है, लेकिन बेहद जरूरी है। मैं तो कहूँगा और शिकंजा कस जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि गैर सरकारी संगठन के नाम पर देश में ऐसा तांडव किया है इस देश के कुछ एनजीओज ने विकास के लिए चोट पहुंचाने के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में, कि ऐसे एनजीओज पर निगरानी करना बेहद जरूरी है, नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर निगरानी नहीं रखी जाएगी तो ये देश को बेच देंगे।
ये तो मैंने उन एनजीओ की बात की जो अच्छा अच्छा काम करने के लिए दिखाते हैं कि देखो हम शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, देखो हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। ये उनका काला चिट्ठा है। बाकी जो धर्म आदि के आधारों पर बने हैं वो तो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा धर्मांतरण के लिए आता है, पैसा धर्म के नाम पर हिंसा और कट्टरपंथ फैलाने के लिए आता है। तो उनकी तो उस तरफ तो हम जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां तो स्वयं सिद्ध है कि वो पैसा बर्बादी, देश की बर्बादी के लिए ही आ रहा है कि तुम्हें इस देश को बर्बाद करना है। लेकिन ये तो ऐसे चीजें हैं जहां एलीट अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हम शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और है। तो लिखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, लिखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में यह अधिनियम इसलिए निर्मित किया गया, यह अधिनियम इसलिए निर्मित किया गया जिससे, यह अधिनियम इसलिए निर्मित किया गया जिससे मंत्रियों, राजनेताओं, राजनीतिक दलों, नौकरशाहों, न्यायाधीशों, पत्रकारों इत्यादि को विदेशी धन लेने से प्रतिबंधित किया जा सके। विदेशी धन लेने से प्रतिबंधित किया जा सके, प्रतिबंध लगाया जा सके, क्योंकि विदेशी संस्थाएं, क्योंकि विदेशी संस्थाएं इन्हें धन प्रदान कर, क्योंकि विदेशी संस्थाएं इन्हें धन प्रदान कर इनका उपयोग देश के विरुद्ध और स्वयं के स्वार्थ के लिए कर सकती हैं, इनका उपयोग देश के विरुद्ध और स्वयं के स्वार्थ के लिए कर सकती हैं, स्वयं के स्वार्थ के लिए कर सकती हैं। इस अधिनियम में, इस अधिनियम में एनजीओ के ऊपर भी शर्तें आरोपित की गई हैं, एनजीओ के ऊपर भी, गैर सरकारी संगठनों के ऊपर भी शर्तें आरोपित की गई हैं। एनजीओ विदेशों से धन प्राप्त कर सकते हैं, एनजीओ विदेशों से धन प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होता है, कुछ शर्तों का पालन करना होता है। जैसे, जैसे पहला पॉइंट लिखें, ऐसे एनजीओ को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा, ऐसे एनजीओ को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, विदेशों से प्राप्त धन का अलग अकाउंट निर्मित करना होगा, अलग अकाउंट रखना होगा, विदेशों से प्राप्त धन का अलग अकाउंट रखना होगा। अगला पॉइंट, प्रतिवर्ष विदेशी धन के अकाउंट का ऑडिट कराना होगा, विदेशी धन के अकाउंट का ऑडिट कराना होगा, और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देनी होगी, और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देनी होगी। अब लिखो विवाद, हेडिंग लिखो विवाद, लिखो विगत वर्षों में अनेक एनजीओ पर एफसीआरए के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, एफसीआरए के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, अर्थात ना तो अलग अकाउंट तैयार किया गया और न ही वार्षिक ऑडिट कराया गया, ना ही वार्षिक ऑडिट कराया गया। यहां तक कि अनेक एनजीओ के पास व्यय का शुद्ध विवरण भी उपलब्ध नहीं है, कहां खर्चा किया यही नहीं पता है, व्यय का शुद्ध विवरण भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार धन के दुरुपयोग की गंभीर शिकायतें उत्पन्न हुई हैं, धन के दुरुपयोग की गंभीर शिकायतें उत्पन्न होती रही हैं। जैसे अभी सोनम वांगचुक, हवाला से भी पैसा लिया उसने विदेशों से, और एफसीआरए से भी पैसा लिया, और सब पर्सनल यूज में, पर्सनल खाते में ट्रांसफर कर लिया। यही कारण है कि विगत वर्षों में ऐसे अनेक एनजीओ
यही कारण है कि विगत वर्षों में ऐसे अनेक एनजीओ के लाइसेंस एफसीआरए के अंतर्गत सरकार के द्वारा रद्द किए जाते रहे हैं, जिसने इसे विवादों में बनाए रखा है, लेटेस्ट उदाहरण लद्दाख का है। अब लिखो एफसीआरए में संशोधन 2020, लिखो एफसीआरए के दुरुपयोग को देखते हुए सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन कर इसे अधिक कठोर बनाया है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला लिखो, संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखो, प्रत्येक एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत एनजीओ को दिल्ली की एसबीआई की किसी शाखा में एफसीआरए अकाउंट खोलना होगा, ओपन करना होगा, विदेशों से आने वाला कोई धन इसी अकाउंट में ही आएगा, एफसीआरए अकाउंट में ही आएगा। अगला पॉइंट लिखो, धन प्राप्त करने वाला एनजीओ इसे दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, अपने ही दूसरी ब्रांच में ले जा सकता है, दूसरे अकाउंट में ले जा सकता है, दूसरे एनजीओ को नहीं देगा। अगला पॉइंट, प्राप्त किए गए धन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की सीमा घटाकर 20% कर दी गई है, अर्थात प्राप्त किए गए धन का अधिकतम 20% ही प्रशासनिक व्यय पर दिखाया जा सकेगा या किया जा सकेगा, दिखाते ही है, प्रशासनिक व्यय पर दिखाया जा सकेगा। इससे पहले यह सीमा 50% थी। अगला पॉइंट लिखो, एनजीओ के सभी सदस्यों और कर्मचारियों को अपनी पैन और आधार की डिटेल गृह मंत्रालय को देनी होगी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अब एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने की समय सीमा 180 दिन बढ़ा दी गई है, जो पहले मात्र 180 दिन तक थी, यानी अब 360 दिन हो गई, जो पहले मात्र 180 दिन तक थी। पैरा चेंज करके लिखो, इस कानून के अधीन, ये तो कानून है, कानूनी प्रावधान है, संशोधन अधिनियम किया गया है, 20 में संशोधन किया गया इस अधिनियम में। इस कानून के अधीन निरंतर नियमों में संशोधन किया जा रहा है, जिससे इस कानून का कठोरता से पालन किया जा सके, ये हो गया एफसीआरए। तो एनजीओ हम लोगों ने पढ़ लिया है। एनजीओ के बाद फिर जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। तो समय 15 मिनट बचे हैं लगभग, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन ले लेते हैं आपके।